हेलो स्टूडेंट, आपके अपने विनर बोर्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के एक महा मैराथन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का करेंगे। आप लोगों के एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं है, तो हम एक क्लास के माध्यम से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कराने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग का विवरण दीजिए। जो भारत के जो राष्ट्रीय जल मार्ग है, जल मार्ग मतलब जो पानी वाला जो मार्ग है, उसी के बारे में बताना है। तो लिखेंगे, भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग के विकास के लिए 1986 ईस्वी में अंतः स्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया था। मतलब इसका हुआ कि भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग का जो विकास हुआ था वह 1986 ईस्वी में अंतः स्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण एक स्थापित किया गया था। इस प्राधिकरण के अंतर्गत 3 स्थलीय जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। और यह जो प्राधिकरण हुआ था, इस प्राधिकरण के तहत 3 जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। अब वो 3 जलमार्ग कौन कौन है, चलिए देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो हल्दिया से इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है। तो इसमें लिखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबा यह जलमार्ग भारत का सर्व प्रमुख जलमार्ग है। जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो हल्दिया इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है और यह 1620 किलोमीटर लंबा है और यह भारत का सबसे प्रमुख जलमार्ग है। यह हल्दिया से फरक्का और पटना होते हुए इलाहाबाद तक जाता है। यह जो है हल्दिया से स्टार्ट होता है, हल्दिया से फरक्का जाता है, फरक्का से पटना होते हुए यह इलाहाबाद तक जाता है। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है वह 891 किलोमीटर लंबा है और यह सदिया से धुबरी तक जाती है और यह जो जलमार्ग है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित है। इस जलमार्ग का प्रयोग भारत और बांग्लादेश साझेदारी में करते हैं। यह जो जलमार्ग है इसका जो प्रयोग जो है भारत और बांग्लादेश के साझेदारी के लिए करते हैं। ठीक है, देखते हैं तीसरा जलमार्ग क्या है। तीसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग 3। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है वो कोट्टापुरम से कोल्लम तक 168 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत यह जलमार्ग पश्चिमी तट नहर, मतलब कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है वह कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है और यह विस्तृत जलमार्ग पश्चिमी तट के नहर चंपाकारा और उद्योग मंडल नहरों पर विकसित है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहाँ से कहाँ तक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कहाँ से कहाँ तक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बनेगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वह उसका जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो कितने किलोमीटर लंबा है, यह कहाँ से कहाँ तक जाती है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर है। तो ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बनता है, तो ये सभी को आप याद रखिएगा। अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहे तो केवल आप इतना भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो हल्दियाबाद इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी तक जाती है और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोट्टापुरम से कोल्लम तक। कम से कम इतना बात को आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि भारत के 4 मध्यकालीन शहरों के नाम लिखे। भारत के जो 4 मध्यकालीन शहर है उसका नाम लिखना है। तो लिखेंगे, भारत के 4 मध्यकालीन शहर यह है दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, आगरा। इस तरह का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पूछेगा कभी मध्यकालीन शहरों के नाम, कभी बोलेगा परमाणु केंद्र के नाम, पूछेगा लौह इस्पात केंद्र के नाम, उसके बाद पूछेगा अभ्रक इस्पात उत्पादन केंद्र के नाम। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आगे इस स्लाइड में है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं। जो कृषि व्यर्थ भूमि जो होता है उसे आप क्या समझते हैं। तो देखिए, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वैसे भूमि को कहते हैं जिस पर पिछले 5 या 6 सालों से उसको खेत पर उस भूमि पर हम लोग कृषि कार्य नहीं किए हैं, उसको परती छोड़ दिए हुए हैं, तो उसी को बोला जाता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो लिखेंगे, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वह भूमि है जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक पड़ती या कृषि रहित है। इसका मतलब अभी बताया है कि जो जिस भूमि पर पिछले 5 सालों से उस पर हम लोग कृषि कार्य नहीं किए हैं, उसको पड़ती छोड़ दिए है, तो वैसे ही भूमि को बोला जाता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। इस
संवर्ग में सम्मिलित की जाती है। भूमि उद्धार तकनीकी द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जाता है। इसका मतलब हुआ कि जो पिछले 5 साल से जो छोड़ा हुआ है उसको फिर से तकनीक द्वारा उसे कृषि योग्य बनाकर उसे कृषि कार्य उस पर किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुक्त आकाश नीति क्या है? मुक्त आकाश नीति क्या है? तो लिखेंगे मुक्त आकाश नीति एक अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत अवधारणा है जो अंतर्राष्ट्रीय विमान उद्योग से जुड़े कायदे कानूनों में ढील देते हैं। मतलब हुआ कि मुक्त आकाश नीति जो है वह जो अंतर्राष्ट्रीय विमान जो होता है उस विमान में जो नियम कानून होता है उस नियम कानून को ढील देता है, मतलब उसमें कुछ छूट देता है। इससे इसके तहत विदेशी विमान कंपनियों को सर्दी के पीक सीजन में, इस सर्दी का जो पीक सीजन होता है जिस समय विमान उड़ान नहीं भरती है उस समय यह कुछ ढील देता है, मतलब कुछ छूट देता है। इस सीजन में अतिरिक्त उड़ानों या अधिक क्षमता विमानों के परिचालन की अनुमति दी जाती है। मतलब हुआ कि सर्दी के समय जिस समय बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, बरसात के समय जिस समय विमान नहीं उड़ पाता है, आंधी के समय, तो उस समय यह जो होता है यह अतिरिक्त उड़ान भरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विमान का परिचालन करने के लिए अनुमति देता है ताकि यात्रियों की मांग पूरा किया जा सके। यही है मुक्त आकाश नीति। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि मुक्त आकाश नीति किस चीज से संबंधित है, तो आप लोग लिखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह विमान उद्योग से संबंधित है। मुक्त आकाश नीति किस चीज पर नियम कानून में ढील देती है, तो विमान उद्योग में देती है। सर्दी के मौसम में देखते हैं जब ज्यादा कुहासा होता है तो उस समय विमान नहीं, मतलब उड़ नहीं पाता है, तो उस समय यह जो मुक्त आकाश नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय विमानों को क्या किया जाता है, कुछ ढील दिया जाता है और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में विमान का परिचालन किया जाता है जिससे आम यात्रियों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्र के नाम लिखिए। अभी हम बताए ना कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। अभी पीछे बताए थे मध्यकालीन शहर, और यहाँ पर क्वेश्चन है भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्र के नाम लिखे। तो लिखेंगे भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्र के नाम निम्नलिखित है। पहला रायगढ़, रायगढ़ कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। दूसरा अंगुल, अंगुल कहाँ पर है? उड़ीसा में है। जमशेदपुर, जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में है। चौथा दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ये 2 नंबर में ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पतन और पोताश्रय में अंतर बताएं। यह क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पतन और पोताश्रय में अंतर बताएं। पतन का मतलब क्या होता है कि जो समुद्री तट पर जो जहाज को जो ठहरने का जो जगह होता है जहां पर जहाज आकर रुकता है उसे बोलते हैं क्या? पतन बोलते हैं। और पोताश्रय का मतलब होता है कि जो जहाज को जहाँ पर ठहरने का जो प्राकृतिक स्थान होता है उसको बोला जाता है पोताश्रय। जहाँ पर जहाज को जो मतलब प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रखा जाता है उसको बोला जाता है पोताश्रय। तो लिखेंगे पतन, पतन समुद्री तट पर जहाजों के ठहरने के स्थान होते हैं। पतन जो है समुद्री तट मतलब समुद्री किनारों पर जहाजों के ठहरने का स्थान होता है। यहाँ पर सामान लादने उतारने की सुविधाएं होती है। पतन पर क्या होता है कि जहाज पर यहीं पर सामान को लादा जाता है और सामान को उतारा भी जाता है। वैसी सुविधाएं कहाँ पर होती है? पतन पर होती है। जबकि पोताश्रय समुद्र समुद्र में जहाजों के ठहरने का प्राकृतिक स्थान है। जबकि पोताश्रय जो है वो समुद्र में ही जहाजों के ठहरने का क्या होता है? एक प्राकृतिक स्थान होता है। यहाँ जहाज लहरों तथा तूफानों से सुरक्षित प्राप्त करते हैं। मतलब जो समुद्र के अंदर ही जब तूफान आ जाता है, लहरें उड़ जाता है, तो इस कंडीशन में जहाज को सुरक्षित रखा जाता है। कहाँ पर? पोताश्रय में। उसके बाद लिखेंगे प्राकृतिक पोताश्रय मुंबई में, कृत्रिम पोताश्रय चेन्नई में है। एक जो अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा कि प्राकृतिक पोताश्रय कहाँ पर है, तो प्राकृतिक पोताश्रय मुंबई में है। और कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब क्या होता है? जो अपने से बनाया गया है। और कृत्रिम पोताश्रय कहाँ पर है? चेन्नई में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जनसंख्या संगठन के 2 घटकों के नाम बताएं। जनसंख्या संगठन जो होता है, सॉरी, जनसंख्या परिवर्तन जो होता है, जनसंख्या के कभी बढ़ जाता है कभी जनसंख्या घट जाता है, तो इसी के 2 कारण बताना है। तो लिखेंगे जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक निम्नलिखित है। पहला होता है आयु संरचना। आयु संरचना इसमें लिखेंगे विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को
जनसंख्या की आयु संरचना कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग जो एज के जो लोगों की जनसंख्या होती है, जैसे देखिएगा कि 0 से 5 वर्ष में 10,000 है, 10,000 जनसंख्या है। 5 से 20 के बीच में 20,000 जनसंख्या। तो यही इसका मतलब हुआ कि विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या की आयु संरचना कहते हैं। किसी देश की जनसंख्या को सामान्यतः 3 आयु वर्गों में बांटा जाता है। जो कोई भी जो देश की जो जनसंख्या जो होता है उसे 3 आयु वर्ग में बांटा जाता है। अब वो कैसे बांटा जाता है देखिए, जो पहला होता है बाल वर्ग, बाल वर्ग को रखा जाता है 0 से 14 वर्ष में। दूसरा होता है प्रौढ़ वर्ग, प्रौढ़ वर्ग आता है आपका 15 वर्ष से 59 वर्ष की उम्र के जो बीच के जो लोग होंगे उनको बोला जाता है प्रौढ़ वर्ग। और जो उसके बाद जो 60 के बाद जो भी आते हैं वो सब क्या चीज में आ जाते हैं, वृद्ध में आ जाते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि किसी देश की जनसंख्या को सामान्यतः 3 आयु वर्गों में बांटा जाता है। पहला होता है बाल वर्ग 0 से 14 वर्ष, दूसरा है प्रौढ़ वर्ग 15 से 59 वर्ष, तीसरा है वृद्ध वर्ग 60 वर्ष से अधिक के लिए। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है लिंग संगठन। अब लिंग संगठन क्या होता है, तो लिंग संगठन में लिखेंगे दी गई जनसंख्या में लिंग अनुपात पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन का सूचक होता है। मतलब इसका हुआ कि जो जनसंख्या जो दी जाती है उसमें पुरुष और स्त्रियों के जो बीच में जो संतुलन का सूचक होता है क्या, लिंग संगठन। प्रति हजार पुरुष पर स्त्रियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। जो प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को जो मापा जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं लिंग अनुपात। जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि विश्व में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस देश का है, सबसे कम किस देश का है, और है तो वहां पर कितने पुरुष पर कितने महिला, ये सब चीज हमने जो ऑब्जेक्टिव का जो हमने महामैराथन क्लास लिया है उसमें बताए हुए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वाला महामैराथन को देखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गलत भी लिखिएगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन वहां पर अगर आपका ऑब्जेक्टिव गलत हुआ तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो यहीं पर यहाँ लिखा गया है कि प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। लिंग अनुपात एक दूसरे जनांकीय लक्षणों जैसे वृद्ध, विवाह दर, व्यवसायिक संरचना आदि का व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसा जो लिंग अनुपात जो होते हैं, लिंग अनुपात का दूसरा जो होता है इसमें वृद्ध व्यक्ति भी होती है, विवाह दर भी देखा जाता है, व्यवसायिक दर भी देखा जाता है। तो इसी सब का व्यापक प्रभाव पड़ता है किसमें, जनसंख्या के परिवर्तन में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल के 4 उप क्षेत्र के नाम लिखे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव भूगोल के 4 उप क्षेत्र के नाम लिखे। तो लिखेंगे मानव भूगोल के 4 उप क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला है व्यवहारवादी भूगोल, दूसरा है मानव कल्याण का भूगोल, तीसरा है सांस्कृतिक भूगोल, चौथा है ऐतिहासिक भूगोल। तो आप लोगों को ऐसा जो क्वेश्चन है जो चार चार क्षेत्र के नाम कहीं पूछेगा, 2 क्षेत्र का नाम कहीं पूछेगा, 4 नगरों के नाम, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 बार बार बोल रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पर आ ही गया कि भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का नाम। पीछे क्या देखे है, पीछे देखे है मध्यकालीन शहरों के नाम देखे हैं, लौह इस्पात केंद्र के नाम देखे हैं, और यहाँ पर आ गया क्या, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का नाम। तो लिखेंगे भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय केंद्र के नाम निम्नलिखित है। पहला क्या है, तारापुर, पहला क्या है तारापुर, दूसरा है कलमपक्कम, दूसरा क्या है कलमपक्कम, तीसरा है रावट भाटा, तीसरा क्या है रावत भाटा, चौथा क्या है नगौरा, चौथा क्या है नगौरा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर स्पष्ट करें। जो मुख्य श्रमिक होते हैं और सीमांत श्रमिक में अंतर क्या होते हैं। तो देखिए मुख्य श्रमिक का मतलब होता है कि जो साल में कम से कम 6 महीना काम करते हैं, जो साल में 6 महीना से अधिक काम करते हैं वैसे श्रमिक को बोला जाता है मुख्य श्रमिक। और जो साल में 6 से कम महीने काम करते हैं उन्हें बोला जाता है सीमांत श्रमिक। तो लिखेंगे मुख्य श्रमिक में लिखेंगे मुख्य श्रमिक वे श्रमिक है जिन्होंने जिन्होंने अवधि के प्रमुख भाग के लिए काम किया है, यानी 6 महीने या उससे अधिक। सीधा इसका मतलब हुआ कि वैसे श्रमिक जो साल में 6 महीने से अधिक कार्य करते हैं उन्हें बोला जाता है मुख्य श्रमिक। और सीमांत श्रमिक का मतलब होता है कि वैसे श्रमिक जो साल में 6 या 6 से कम महीने काम किए हैं उन्हें बोला जाता है सीमांत श्रमिक। तो सीमांत श्रमिक में लिखेंगे सीमांत श्रमिक वे श्रमिक है जिन्होंने संदर्भ अवधि का प्रमुख भाग के लिए काम नहीं किया था, यानी 6 महीने से
कम, 6 महीने से कम काम किया तो वो आएगा सीमांत श्रमिक में, और 6 महीने से अधिक काम किया तो वो आ जाएगा मुख्य श्रमिक में। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि मुख्य श्रमिक की काम की अवधि कितनी होती है, 6 महीने से अधिक, और सीमांत श्रमिक की 6 महीने से कम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग को वर्गीकृत करें। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग को वर्गीकृत करें, तो लिखेंगे कच्चे माल के आधार पर उद्योग को दो वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग का मतलब हुआ कि वैसे उद्योग जो कृषि पर पूरी तरह से डिपेंड हो, मतलब कि वैसे उद्योग के लिए जो कच्चा माल होता है वो कृषि से प्राप्त होता है। जैसे चीनी, चीनी बनाने के लिए कच्चा चीनी क्या चीज से बनता है, गन्ना से बनता है, और गन्ना कहाँ से आएगा, कृषि से आएगा। तो चीनी उद्योग जो हुआ वो कैसा हुआ, वो कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, इसमें लिखेंगे ऐसे उद्योग जिसके उत्पाद के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त किया जाता है। अभी बताया ही है, जो कृषि से जिससे कच्चा माल प्राप्त हो जैसे उसे कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चीनी उद्योग जिसके लिए गन्ना कृषि से प्राप्त की जाती है। उसके बाद लिख सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग जिनके लिए कपास जो होता है वो कृषि से प्राप्त की जाती है। ठीक है, दूसरा होता है खनिज आधारित उद्योग। अब खनिज आधारित उद्योग का मतलब क्या हो गया कि वैसे उद्योग जिसके लिए जिस उद्योग के लिए खनिज की आवश्यकता होती है, जिससे कच्चा माल जो उसमें कृषि से कच्चा माल प्राप्त हो रहा था, और इसमें कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा, खनिज से प्राप्त होगा। और वो खनिज कहाँ से मिलेगा, तो भूमि के अंदर से निकलेगा, भूमि के गर्भ से निकलेगा। तो लिखेंगे खनिज आधारित उद्योग वैसे उद्योग को कहा जाता है जिसका कच्चा माल भूमि के अंदर से खनिज के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग वैसे उद्योग को कहा जाता है जिसका कच्चा माल भूमि के अंदर से खनिज के रूप में प्राप्त होता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग। अब लोहा से जैसे हम लोग को कोई मतलब गेट बनाना है, तो गेट के लिए लोहा की आवश्यकता होगी, और वो लोहा कहाँ से आएगा, भूमि के गर्भ से निकलता है। उसी प्रकार एल्युमिनियम उद्योग, तो ये सब किस चीज में आ जाता है, खनिज आधारित उद्योग में आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर छूट गया है, निम्नीकरण नहीं है, यहाँ पर होगा भू भू निम्नीकरण। क्वेश्चन है भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसमें लिखेंगे भू निम्नीकरण यह प्रक्रिया है जिसमें भूमि खेती के आयोग बनाती है, जिसके जिम्मेदार तत्व निम्नलिखित है। इसके तत्व निम्नलिखित है, जैसे खनन, अति पशुचारण, जल क्रांतता, औद्योगिकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारकों के नाम लिखे। अब वहां पर क्या था, जनसंख्या परिवर्तन है, अब यहाँ पर है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारकों के नाम लिखे। तो लिखेंगे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारक निम्नलिखित है। पहला क्या होता है, स्थलाकृति। अब स्थलाकृति क्या होता है, उसमें लिखेंगे उपजाऊ मैदानी क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि में सहायक है, तो अउपजाऊ पहाड़ी पठारी क्षेत्र जनसंख्या को बिखेरता है। इसका मतलब हुआ कि जो उपजाऊ मैदानी क्षेत्र जो होता है वो जनसंख्या में वृद्धि में सहायक प्रदान करता है, लेकिन जो जो उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, जैसे पहाड़ी का क्षेत्र, वह जनसंख्या को क्या करता है, बिखेरता है। दूसरा है इसमें जलवायु। दूसरा क्या है, जलवायु। जलवायु में लिखेंगे अनुकूल शीतोष्ण जलवायु जनसंख्या को आकर्षित करती है, मतलब जहाँ की जलवायु अच्छा है वह जनसंख्या को आकर्षित करती है, लेकिन जहाँ की जलवायु अत्यधिक मतलब शीत प्रधान है, जहाँ गर्म मरुस्थल है, वह जनसंख्या को क्या करती है, जनविहीन करती है। अरे जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगा वहाँ पर लोग रहेगा, नहीं रहेगा। जहाँ का जलवायु अच्छा रहेगा वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेगा, जहाँ की जलवायु अच्छा नहीं रहेगा वहाँ पर लोग नहीं रहेगा। सीधे से समझिए। तीसरा है वनस्पति। तीसरा क्या है, वनस्पति। इसमें लिखेंगे खनिज एवं जल की उपलब्धता जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। जहाँ पर खनिज जल अच्छा होगा जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा रहती है। चौथा है आपदा। आपदा आपदा में लिखेंगे सूखा, महामारी, अकाल, बाढ़, भूकंप आदि क्रियाएं जनसंख्या को कम करने तथा इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर करती है, जिससे जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। जहाँ पर सूखा पड़ा हो, जहाँ पर महामारी फैला हो, जहाँ पर अकाल हो, जहाँ पर बाढ़ आती हो, जहाँ पर भूकंप हो, वहाँ पर कोई आदमी रहना नहीं चाहता है, वहाँ से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के नवीकरणीय योग।
ऊर्जा के नवीकरणीय योग तथा अनवीकरणीय योग स्रोत में अंतर स्पष्ट करें। ऊर्जा का जो नवीकरणीय योग है और अनवीकरणीय योग है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, नवीकरणीय का मतलब क्या होता है कि वैसे ऊर्जा का स्रोत जो बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे हवा, पानी, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, ये सब हमेशा के लिए है, यह कभी खत्म नहीं होगा, तो इसे बोलते हैं नवीकरणीय साधन। दूसरा होता है अनवीकरणीय साधन। इसमें जो एक बार काम कर लिए जिसे दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसे बोला जाता है अनवीकरणीय साधन। जैसे कोयला, कोयला अगर एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा कोयला नहीं आ सकता है। तो लिखेंगे नवीकरणीय साधन में यह ऊर्जा का स्रोत बार बार काम में लाया जा सकता है। यह जो नवीकरणीय साधन जो है, ऐसे ऊर्जा के स्रोत को बार बार काम में लाया जा सकता है। यह समाप्त नहीं होते हैं, जैसे जल शक्ति, वायु शक्ति, सौर शक्ति या ज्वारीय शक्ति इत्यादि। ठीक है, उसके बाद है अनवीकरणीय साधन। यह ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिसे एक बार ही कम में काम में लाए जा सकते हैं। मतलब अनवीकृत साधन को एक ही बार उपयोग में लाया जा सकता है। यह एक बार अगर नष्ट हो गया तो इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कोयला, खनिज, तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। यह 5 नंबर का क्वेश्चन है और यह VVI है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, रोपण कृषि की विशेषताएं। अब लिखेंगे इसमें रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला इसका क्या विशेषता है रोपण कृषि की? रोपण कृषि के फॉर्म विशाल होते हैं, मतलब रोपण कृषि का जो फॉर्म होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। दूसरा लिखेंगे इन्हें विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। ठीक है। तीसरा लिखेंगे इसमें काफी संख्या में श्रमिक की जरूरत होती है। जो रोपण कृषि जो होती है इसमें बहुत अधिक मात्रा में मजदूरों की जरूरत पड़ती है। इसमें स्थानीय श्रमिक के साथ साथ बाहर से भी श्रमिक को बुलाया जाता है। वही यहाँ पर लिखा गया है स्थानीय श्रमिक नहीं मिलने पर इन्हें अन्यंत्र बुलाया जाता है। मतलब हुआ कि अगर स्थानीय जगह से अधिक मात्रा में मजदूर नहीं मिलते हैं तो इसके लिए बाहर से भी मजदूर को बुलाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद इसमें इसमें 4 नंबर में लिखेंगे फॉर्मों की स्थापना स्थापना और चलाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। जो रोपण कृषि का जो फॉर्म होता है उसके स्थापना के लिए, उसे चलाने के लिए अधिक मात्रा में पूंजी मतलब पैसा की जरूरत होती है। 5वां लिखेंगे उच्च प्रबंधन एवं तकनीक आधार और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। रोपण कृषि में इसमें बहुत उच्च प्रबंध की जरूरत होती है, तकनीक की जरूरत होती है और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। छठा लिखेंगे यह एक फसली कृषि है। यह क्या है? एक फसली कृषि है जिसमें भौगोलिक दशाओं के अनुसार किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें किसी एक ही फसल के उत्पादन पर जोर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कोई क्या बोलते हैं चाय का खेती कर रहा है तो वो चाय के खेती पर ही विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगा। कोई अगर केला का खेती कर रहा है तो वो केला के खेती पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगा। कोई अगर रबर की खेती कर रहा है तो वो रबर की खेती पर ही विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर में लिखेंगे सभी फसलें व्यापक के लिए उपजाई जाती है। इसका जो जितने भी फसल होते हैं वो सभी को व्यापार के उद्देश्य से उपजाया जाता है। याद रखिएगा, जो रोपण फसलें जो होती है उसे मुख्य रूप से व्यापार के लिए उपजाई जाती है। अतः फर्मों को या तो समुद्र तट के निकट बनाया जाता है या बागान और बाजार को सुचारू रूप से जोड़ने के लिए सड़क या रेल मार्ग का विकास किया जाता है। जो रोपण कृषि की जो फॉर्म होती है, फैक्ट्री होती है, उसको या तो समुद्र के किनारे बनाया जाता है, नहीं तो इसे बागान और बाजार को सुचारू रूप से जोड़ने के लिए सड़क या रेल मार्ग का विकास इसके लिए किया जाता है। 8वां नंबर में लिखेंगे कृषि उत्पादों की पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से फर्मों पर संसाधित की जाती है। 9वां नंबर पॉइंट लिखेंगे। 9वां नंबर पॉइंट है कि इसने अनेक देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। जो रोपण कृषि जो है, रोपण कृषि अनेक देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको प्रभावित किया है। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट हम होता है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। आपको कम से कम एग्जाम में 5 पॉइंट लिखना होगा और आप पॉइंट बना बना कर लिखिएगा। पॉइंट बना के लिखिएगा तो नंबर अच्छा आएगा। ठीक है, कम से कम 5 पॉइंट जरूर लिखना है, कम से कम 5 पॉइंट लिखना है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में बताइए रोपण कृषि की 4 कोई उदाहरण बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, फिर इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, महाराष्ट्र के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र के नाम लिखे। मतलब कि महाराष्ट्र में जो सूती वस्त्र उद्योग जो है उसका कोई 4 केंद्र का नाम बताना है। तो लिखेंगे महाराष्ट्र के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र निम्नलिखित है। पहला सोलापुर, ठीक है, दूसरा कोल्हापुर, तीसरा नागपुर, चौथा जलगांव, ठीक है। ये 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, संचार से आप क्या समझते हैं? संचार जो होता है, संचार से आप क्या समझते हैं? अब संचार का मतलब होता है जो सूचनाएं जो होती है, हम लोग का जो न्यूज होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पहुंचाने का जो माध्यम होता है उसी को बोला जाता है संचार। अब माध्यम क्या है? अभी सोशल मीडिया है, डाक सेवा है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, ये सब क्या है? ये सब माध्यम है। लिखेंगे सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चैनल के माध्यम से पहुंचाना संचार कहलाता है। जैसे डाक सेवाएं, टेलीफोन, तार और फैक्स सेवाएं, इंटरनेट और उपग्रह संचार के साधन है। ठीक है, यह क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन अभी हम करा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जल संभरण प्रबंधन क्या है? जल संभरण प्रबंधन क्या है? तो इसमें लिखेंगे जल संभरण प्रबंधन धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। ये जो होता है यह धरातलीय जल मतलब भूमि के अंदर के जल और भौम जल का एक जल संसाधनों का एक प्रबंधन है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। लिखेंगे प्रति एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। मतलब प्रति वर्ष 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चे जितना जन्म ले रहा है उसी बच्चे की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। तथा प्रति एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। और जस्ट इसी के विपरीत 1000 व्यक्तियों पर जितने मृतकों की संख्या है वैसे को मृत्यु दर कहा जाता है। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार जन्म दर 26.1% तथा मृत्यु दर 8.60% था। ये जो डाटा है इस डाटा को दोनों को याद रखिए, ये दोनों ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। दे देगा कि 2001 की जनगणना के अनुसार जन्म दर कितना था या मृत्यु दर कितना था, तो इस डाटा को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के 2 कारणों का उल्लेख करें। भारत में जो शिशु का जो लिंगानुपात जो घट रहा है उसका 2 कारण बताना है। लिखेंगे भारत में घटते लिंगानुपात के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला कारण क्या है? जन्म दर। अभी बताया जन्म दर क्या होता है? समस्त जीवधारियों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष जन्म की प्रावधावना होती है। मतलब सभी जो जीवधारु है उसमें स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष की जो प्रधानता जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। भारत में धार्मिक कारण से प्रत्येक परिवार में लड़का होना आवश्यक माना जाता है। इस कारण बच्ची का जन्म के पूर्व बाद में मार दिया जाता है। मतलब बच्ची का जन्म से पहले या जन्म के बाद उसे मार दिया जाता है, जिससे लगातार लिंगानुपात घट रहा है। पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है स्थानांतरण। दूसरा कारण स्थानांतरण। इसमें लिखेंगे स्थानांतरण व्यापक रूप से लिंगानुपात को असंतुलित करता है, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाज, अर्थव्यवस्था आदि के कारण स्थानांतरण में लिंगानुपात को निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, लिंग अनुपात को कैसे मापा जाता है? लिंग अनुपात जो होता है उस लिंग अनुपात को कैसे मापा जाता है? तो लिखेंगे भारत तथा कुछ अन्य देशों में लिंग अनुपात निम्न सूत्र के प्रयोग द्वारा ज्ञात मापा जाता है। मतलब जो भारत के साथ साथ जो कुछ अन्य देशों है वहां पर लिंग अनुपात के नापने के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुने 100। इसका मतलब क्या होगा? देखिए, स्त्री की संख्या बटे पुरुष की संख्या गुने 100। इसी फॉर्मूला से क्या नापा जाता है? लिंग अनुपात। अथवा इसके अतिरिक्त क्या लिखेंगे? अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या इससे निकलती है। मतलब प्रति स्त्रियों की संख्या को जब पुरुषों की संख्या से भाग दिया जाता है उसमें 1000 से गुना कर दिया जाता है तो वही निकलता है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या निकला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकार के आधार पर उद्योग को वर्गीकृत करें।
आकार के आधार पर उद्योग को वर्गीकृत करें। लिखेंगे आकार के आधार पर उद्योग को 4 उद्योग का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। आकार के आधार पर उद्योग को निम्नीकरण से बांटा गया। पहला है कुटीर उद्योग, दूसरा है छोटे पैमाने का उद्योग, तीसरा है बड़े पैमाने का उद्योग। इस तीनों को याद रखिएगा। यह क्वेश्चन जो है यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखे। अब वैसे प्रदेश का नाम लिखना है जहां पर उद्योग का बड़ा केंद्र है। लिखेंगे भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित है। पहला मुंबई पुणे प्रदेश, दूसरा हुगली प्रदेश, तीसरा गुजरात प्रदेश, चौथा छोटा नागपुर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नीवल बोया गया क्षेत्र अगला क्वेश्चन है नीवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। मतलब नीवल बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताना है। तो लिखेंगे क्या, देखिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। लिखेंगे नीवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई एवं काटी जाती है। नीवल बोया गया क्षेत्र का मतलब होता है भूमि का वो भाग होता है जिस पर फसल को बोया जाता है और काटा जाता है, उसे नीवल बोया गया क्षेत्र अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। जिस भूमि पर हम लोग फसल को बोते हैं, फसल उगता है, फसल को काटते हैं, वैसे भूमि को कहा जाता है नीवल बोया गया क्षेत्र। इसके विपरीत सकल बोया गया क्षेत्र वह यह कुल बोया गया क्षेत्र में एक बार में अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल में उतनी ही बार जोता जाता है जितनी बार उस पर फसल उगाई जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसे जितनी बार जोता जाता है उतनी बार भी इस पर फसल उगाई जाती है। इस तरह सकल बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र से अधिक होता है। जो सकल बोया गया क्षेत्र जो है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र से अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डेन्यूब डेन्यूब जलमार्ग के महत्व का उल्लेख करें। जो डेन्यूब जो एक जल मार्ग है जो मध्य यूरोप में है, मध्य यूरोप के रास्ता में है, इसी के बारे में बताना है। तो लिखेंगे डेन्यूब जल मार्ग मध्य यूरोप का सबसे व्यस्त जल मार्ग है। जो डेन्यूब जल मार्ग जो है वो मध्य यूरोप का सबसे व्यस्त जल मार्ग है। यह आल्पस नदी यह नदी आल्पस मतलब यह आल्पस नदी के पर्वत से निकलकर पूर्व की ओर ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा रोमानिया में बहती हुई काला सागर में गिरती है। यह आल्पस पर्वत के नदी से निकलकर पूर्व की ओर ऑस्ट्रिया जाती है, ऑस्ट्रिया की राजधानी हंगरी तथा रोमानिया में बहती हुई काला सागर में जाकर क्या होती है, यह गिर जाती है। इस नदी को नहर द्वारा राइन से मिलाया गया है। यह जो नदी है इसको नहर के द्वारा राइन नदी से मिलाया गया है। मध्य यूरोप के देशों का आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब जो मध्य यूरोप का जो आर्थिक विकास जो हो रहा है उसमें डेन्यूब जलमार्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आप्रवास और उत्प्रवास में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखेंगे आप्रवास। आप्रवास का मतलब होता है जनसंख्या का किसी प्रदेश की ओर स्थानांतरण आप्रवास कहलाता है। आप्रवास के कारण भारी वृद्धि पाई जाती है। इसके विपरीत जो उत्प्रवास जो होता है, उत्प्रवास का मतलब होता है किसी प्रदेश अथवा केंद्र से अन्य किसी दूसरे प्रदेश की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण इसके कारण जनसंख्या घटती है। देखिए आप्रवास के मतलब हुआ कि मतलब जो बहुत दूर चला गया, और उत्प्रवास का मतलब हुआ जो आसपास में ही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है, लिखेंगे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोर को जोड़ते हैं। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है वो पूरे महाद्वीप से गुजरता है तथा दोनों छोर को जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। इसका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। इसका जो निर्माण था वो आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों की विवेचना करें। 5 नंबर का क्वेश्चन है। लिखेंगे इसमें ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जय ऊर्जा को शामिल करते हैं। भारत के संदर्भ में इसका विवरण निम्न है। जो ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत है उसके अंतर्गत सौर ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा आता है, ज्वारीय ऊर्जा आता है, तरंग ऊर्जा है,
भूतापीय ऊर्जा है एवं जैव ऊर्जा को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। भारत के संदर्भ में इसका जो विवरण है वो निम्नलिखित है। पहला देखते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा का वैसा रूप जिसे सौर प्लेट के सहारे सूर्य की किरणों से प्राप्त किया जाता है। सौर ऊर्जा क्या होता है, जो सूर्य की किरण जो सोलर प्लेट पर पड़ती है इसी के द्वारा उसे प्राप्त किया जाता है, उसे सौर ऊर्जा कहलाता है। इस प्रकार की ऊर्जा कोयला एवं तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक तथा नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। जो सौर ऊर्जा जो है वह कोयला एवं तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक तथा नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। भारत के पश्चिमी भाग गुजरात एवं राजस्थान में सौर विकास की संभावनाएं अधिक है। तो सौर ऊर्जा में अगर आप इतना भी लिखते हैं कि ऊर्जा का वैसा रूप जिसमें सूर्य के प्रकाश सोलर प्लेट पर पड़ती है, सोलर प्लेट के सहारे सूर्य की किरणों से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। अगर आप इतना भी लिखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पवन ऊर्जा। अब पवन ऊर्जा क्या होता है, पवन ऊर्जा का मतलब हुआ जो हवा के द्वारा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को बोला जाता है पवन ऊर्जा। तो इसमें लिखेंगे प्रवाहित पवन, पवन का मतलब हवा, हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है, पवन। तो प्रवाहित पवन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। यह प्रदूषण मुक्त ऊर्जा होती है और यह जो ऊर्जा होती है पवन ऊर्जा, इससे प्रदूषण नहीं फैलती, यह प्रदूषण मुक्त है। पवन ऊर्जा का हमारे देश में संभावित क्षमता 50,000 मेगावाट की है और जो पवन ऊर्जा का जो संभावित क्षमता जो है वो 50,000 मेगावाट है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र गुजरात के कच्छ में लंबा पवन ऊर्जा संयंत्र है। और जो पूरे एशिया महादेश का जो सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा जो संयंत्र है वो गुजरात के कच्छ में है। कहाँ पर है, गुजरात के कच्छ में है। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटका में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान रहती है। ठीक है, अगला है ज्वारीय ऊर्जा। अब ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, ज्वारीय ऊर्जा या तरंग ऊर्जा, तो समुद्र में जो लहरें जो उत्पन्न होती है और उससे जो तरंग प्रकार का जो होता है तो उसी को बोला जाता है ज्वारीय ऊर्जा। लिखेंगे समुद्र तल के ज्वारीय तरंग से प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। महासागरीय धाराएं ऊर्जा का अपारंपरिक भंडार गृह है। भारत के पश्चिमी तट पर बृहत ज्वारीय तरंग उत्पन्न होती है। भारत में इस प्रकार की ऊर्जा का विकास अभी शैशव अवस्था में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, अब पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा जो होता है वह अधिक मात्रा में जो कंपन होता है उसी को बोला जाता है उसी को बोला जाता है भूतापीय ऊर्जा। लिखेंगे पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त मैग्मा जो अधिक मात्रा में उष्मा नियुक्त, यह कस्मा नहीं है, यहाँ पर उष्मा होगा, उष्मा नियुक्त करती है, इससे जो प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मानीकरण में अधिकृत किया जा चुका है। बिहार राज्य के राजगीर, गया एवं मुंगेर से निकलने वाली सल्फर युक्त गर्म जल से ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है। तो हिमाचल के कहाँ से होता है, मानीकरण से होता है। बिहार में कहाँ से होता है, राजगीर, गया एवं मुंगेर से जो सल्फर युक्त जो गर्म जल निकलती है उससे भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला क्या है, जैव ऊर्जा। अगला क्या है, जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा में लिखेंगे जैविक उत्पादों से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। जैविक उत्पादों के अंतर्गत गोबर, मलमूत्र, अपशिष्ट को सम्मिलित करते हैं, मतलब शामिल करते हैं। जैव ऊर्जा में जो गोबर होता है, उसके बाद मवेशियों का जो मलमूत्र होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उसे शामिल करते हैं। भारत के दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में नगर पालिका कचरे से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जो बड़े बड़े जो कचरा का जो भंडारण होता है उससे भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बीच अंतर स्पष्ट करें। अब देखिए राष्ट्रीय प्रवास का मतलब क्या होता है, जब कोई एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है, मतलब एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य जाता है तो उससे बोला जाता है राष्ट्रीय प्रवास। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब होता है कि जब कोई आदमी एक देश को छोड़कर दूसरे देश चला जाता है तो उससे बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी बिहार है, बिहार से पंजाब चल गया तो ये क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय प्रवास। लेकिन कोई आदमी इंडिया में है, इंडिया से अमेरिका चला गया तो यह कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, चलिए अब इसमें लिखेंगे क्या, देखते हैं।
इसमें लिखेंगे जब कोई व्यक्ति देश के एक शहर से दूसरे शहर में जाकर निवास करता है तो उसे राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। होता है एक शहर से दूसरे शहर में जब जाकर कोई निवास करेगा तो उसे राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की सरकारी आदेश की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए किसी भी सरकारी आदेश की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में कोई व्यक्ति एक देश के किसी दूसरे देश में किसी शहर में जाकर निवास करता है तो इसके लिए उसे सरकारी नियमों संवैधानिक का पालन करना पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि जब कोई आदमी एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाता है तो उससे बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अब एक देश से दूसरे देश जा रहा है तो उसके लिए उसे सरकार से वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अधिवास क्या है? अगला क्वेश्चन है अधिवास क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अधिवास, अधिवास को ही मानव बस्ती कहा जाता है। अधिवास को ही क्या बोला जाता है? मानव बस्ती। लिखेंगे मानव बस्ती का अर्थ किसी प्रकार और आकार के घरों का संकुलन जिसमें मनुष्य रहते हैं। मानव बस्ती का मतलब सीधा मतलब हुआ कि जो किसी भी प्रकार का जो घर का जो आकार होता है जिसमें मनुष्य निवास करते हैं उसी को बोला जाता है मानव बस्ती। इसमें इसके प्रमुख प्रकार होते हैं। इसके क्या होते हैं? प्रमुख प्रकार होते हैं। जैसे गुच्छित बस्तियाँ, अर्धगुच्छित बस्तियाँ, पल्ली बस्तियाँ, परिक्षिप्त बस्तियाँ और नगरीय बस्तियाँ। इसको याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि गुच्छित बस्तियाँ से आप क्या समझते हैं, या यहाँ पर एक गया पल्ली बस्तियाँ। ये देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पल्ली बस्तियाँ से आप क्या समझते हैं। और एक और क्वेश्चन इसी में इंपॉर्टेंट है, मलिन बस्ती। मलिन बस्ती से आप क्या समझते हैं। तो ये तीन को आप अलग से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है अपकर्षक कारक क्या है? अपकर्षक कारक क्या है? तो लिखेंगे जब लोग नगर की सुविधाओं तथा आर्थिक अवसरों से आकर्षित होकर नगर की ओर प्रवास करते हैं तो उसे अपकर्षक कारक कहते हैं। मतलब कि कोई आदमी गांव में है लेकिन उसे नगर की सुविधाएं और उसे आर्थिक मतलब पैसे के उद्देश्य से जो शहर की ओर जो प्रवास करता है उसी को बोला जाता है अपकर्षक कारक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के चार, देखिए भारत के चार अभ्रक क्षेत्रों का उल्लेख करें। भारत के चार अभ्रक क्षेत्रों का मतलब जहां से अभ्रक का उत्पादन होता है। लिखेंगे भारत के चार अभ्रक उत्पादक क्षेत्र झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। इसमें केवल आपको नाम याद करना है और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पेट्रो रसायन उद्योग का आधार क्या है? जो पेट्रो रसायन उद्योग जो होता है उसका आधार क्या होता है? लिखेंगे पेट्रो रसायन उद्योग को कच्चा माल पेट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त होता है। जो पेट्रो रसायन उद्योग जो होता है वह कच्चा माल पेट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त होता है। पेट्रो रसायन उद्योग को मुख्य रूप से प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रंजक द्रव्य, कीटनाशक, सिंथेटिक डिटर्जेंट और फार्मास्यूटिकल्स के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, पेट्रो रसायन उद्योग का यही आधार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सड़क परिवहन की दो समस्याओं का उल्लेख करें। अब सड़क परिवहन जो है उसकी दो समस्या क्या है? ये इसमें तो सबको पता होगा। सड़क परिवहन की समस्या है जाम लग जाना, सड़क का एक्सीडेंट होना, भारी वस्तुओं को ले जाने में सड़क परिवहन से क्या होता है? दिक्कत होता है। तो लिखेंगे सड़क परिवहन की दो समस्याएं निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे अधिक भारी वस्तुएं जैसे लोहा, कोयला आदि सड़क द्वारा नहीं ढोया जा सकता है। जैसे जो भारी वस्तुएं होती है, लोहा हुआ, कोयला हुआ या बहुत और भी जो हेवी मटेरियल हुआ, उस सबको सड़क के द्वारा नहीं ढोया जा सकता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है सड़क परिवहन का रख रखाव महंगा होता है। सड़क परिवहन के माध्यम से अगर किसी सामान को ले जाते हैं तो वह महंगा होता है। उसमें टोल टैक्स देना पड़ता है, उसका जो रेट होता है बहुत हाई होता है। उसके बाद इसकी तीसरी समस्या लिख सकते हैं कि सड़क परिवहन के माध्यम से एक्सीडेंट का खतरा रहता है, जाम का खतरा रहता है, टूट फूट की खतरा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के समस्या आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? औद्योगिक बस्ती। औद्योगिक बस्ती किसे कहा जाता है? अब औद्योगिक बस्ती का मतलब क्या हुआ? जहां पर उद्योग, वैसा बस्ती जहां पर केवल और केवल उद्योग हो, जहां बड़े बड़े कारखाने हो, उसी को बोला जाता है क्या? औद्योगिक बस्ती। लिखेंगे औद्योगिक बस्ती कारखानों का ऐसा समूह है। औद्योगिक बस्ती जो है वह कारखानों का ऐसा समूह है जिसका निर्माण उपयुक्त स्थान तथा आर्थिक आधार पर
किया जाता है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे एवं जहाँ जल परिवहन, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, विद्युत युक्त कैंटीन, सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, तकनीकी परामर्श तथा अन्य सेवा तथा सुविधाएं उपलब्ध रहती है। सीधा सी मतलब समझिए कि जहाँ पर उद्योग हो, जहाँ पर बड़े बड़े कारखाने हो और वही बड़े बड़े कारखानों का जो समूह होता है उसी को बोला जाता है औद्योगिक बस्ती। और ऐसे बस्ती में जल परिवहन, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं क्या रहती हो, उपलब्ध रहती हो, तो ऐसे बस्ती को बोला जाता है औद्योगिक बस्ती। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सवारी पतन क्या है? कोई दो उदाहरण दीजिए। अब सवारी पतन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है ना, जो जहाँ पर जो दूसरे देश के यात्रियों को ले जाया जाता है अथवा जो यात्रियों को जो जहाँ पर से उतारा जाता है या कहीं पर उसको चढ़ाने का जो स्थान होता है उसी को बोला जाता है सवारी पतन। तो लिखेंगे वे पतन जहाँ जहाँ से दूसरे देशों के यात्रियों को ले जाया जाता है अथवा दूसरे देशों के यात्रियों को लाया जाता है उसे सवारी पतन कहलाता है, वह सवारी पतन कहलाता है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई महाराष्ट्र और पोर्ट ऑफ मुंद्रा, कुछ यहाँ पर कच्छ होगा, कुछ नहीं होगा, कच्छ होगा, कच्छ गुजरात इसके उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के 4 खरीफ फसलों के नाम लिखें। अब खरीफ फसल का नाम अब आप लोग कमेंट में बताइए कि खरीफ फसल को कब बोया जाता है और कब काटा जाता है। लिखेंगे भारत की प्रमुख खरीफ फसल धान, मक्का, ज्वार और बाजरा है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, दे देगा कि चावल कैसा फसल है, तो चावल खरीफ फसल है। अब पूछे गेहूं, गेहूं कैसा है, तो गेहूं जो है वो रबी फसल है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के पेट्रोलियम संसाधन का विवरण दे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के पेट्रोलियम संसाधन का विवरण दे। तो लिखेंगे पेट्रोलियम एक ऐसा अकार्बनिक तरल पदार्थ है, पेट्रोलियम जो है एक तरल पदार्थ होता है जो अवसादी चट्टानों की विशेष संरचनाओं में पाया जाता है। पेट्रोलियम जो होता है एक अकार्बनिक तरल पदार्थ होता है जो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत के लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल भंडार है। जो बहुत बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार भारत में लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है, तेल का भंडार है, जिसमें सबसे विशाल असम तेल क्षेत्र है और इस सभी में सबसे बड़ा जो है वो असम तेल क्षेत्र है। भारत में इनियोसिन एवं मायोसिन काल की अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम का भंडार है। इस वर्ड को याद रखिएगा, मायोसिन और इयोसिन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। इयोसिन एवं मायोसिन जैसे चट्टानों में पेट्रोलियम के भंडार है। सर्वप्रथम असम के डिगबोई में इसका पता चला था। सबसे पहले तेल के भंडार के बारे में कहाँ पर पता चला था? असम के डिगबोई में चला था। उसके विपरीत द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में भारत के विभिन्न भागों में तेल की खोज तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोजन द्वारा की गई थी। और दूसरा और तीसरा जो पंचवर्षीय योजना का जो काल था उसमें भारत के विभिन्न भागों में तेल तेल का प्राकृतिक गैस के आयोजन के लिए खोज की गई थी। रूस विशेषज्ञों के अनुसार भारत में लगभग 6 अरब टन बड़े बड़े तेल भंडार हैं। और जो रूस के जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार भारत में 6 अरब टन बड़े बड़े तेल के क्या है, भंडार है। अनुमान है कि महाद्वीपीय मग तट में लगभग 3 लाख, देखिए नीचे में क्या है, लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर तेल के पतदार चट्टान पेट्रोलियम से भरी है। जो रूस के जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार 6 अरब बड़े बड़े तेल के भंडार है, लेकिन महाद्वीपीय मगनट में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में परतदार चट्टान पेट्रोलियम से भरा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी में आगे लिखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पेट्रोलियम के उत्पादन में 50 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मतलब 1947 में जब देश आज़ाद हो गया, इसके बाद जो भारत पेट्रोलियम के उत्पादन 50 गुना अधिक से क्या हुई, वृद्धि हुई। अब देखते हैं कि भारत में पेट्रोलियम के 3 मुख्य उत्पादन क्षेत्र कौन कौन है। पहला है असम तेल क्षेत्र, दूसरा है गुजरात तेल क्षेत्र और तीसरा है मुंबई हाई तेल क्षेत्र। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे उधर पूछ रहा था वर्ड, तो पूछेगा भारत के
3 प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखे, तो ये आप लिख सकते हैं असम तेल क्षेत्र, गुजरात तेल क्षेत्र, मुंबई हाई तेल क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मेगा सिटी। मेगा सिटी क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, मेगा सिटी क्या है। लिखेंगे मेगा सिटी का अर्थ एक विशाल नगर है। मेगा सिटी का जो अर्थ है एक विशाल नगर है। इसके विश्व नगरी भी कहते हैं, इसे विश्व नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर गलती है, यहाँ पर होगा विश्व नगरी, विश्व नगरी, इसे विश्व नगरी भी कहते हैं। यह महानगर प्रदेश होता है, यह जो होता है यह बड़ा महानगर प्रदेश होता है। मेगा सिटी के मुख्य नगर और उपनगरों को मिलाकर जनसंख्या का 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक होता है। जो मेगा सिटी की जो जनसंख्या होती है वह 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्षा जल संग्रहण तकनीकी क्या है। वर्षा जल का जो संग्रहण जो किया जाता है उसकी तकनीक क्या है, तो लिखेंगे वर्षा जल संग्रहण भौम जल में पुनः भंडारण की एक तकनीक है। जो वर्षा जल को संग्रह किया जाता है वो भौम जल में पुनः भरण की एक तकनीक होती है। इससे इसमें स्थानीय रूप से वर्षा जल को एकत्र करके भूमि जल भंडारों को भरना है। इसमें क्या होता है कि स्थानीय रूप से जो वर्षा के जल जो होता है वर्षा जल को जमा करके भूमि के जल के भंडारों को क्या होना है, भरना होता है, जिससे भौम जल के जल पटल में जल की कमी न रहे। जिससे जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ वर्षा का जल यहाँ पर हम संग्रहित करें, यहाँ पर भौम जल है, इस पानी को इसमें भर दे ताकि इसमें क्या हो, पानी की कमी न हो और इस जल से लोगों की स्थानीय मांग की पूर्ति होती है। और जब इस जल का जो जरूरत पड़े तो स्थानीय लोग इसकी पूर्ति, स्थानीय लोगों की इससे पूर्ति हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भूमध्य सागरीय कृषि के महत्व को लिखे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखेंगे भूमध्य सागरीय कृषि अत्यधिक विशिष्ट व्यापारिक कृषि है। भूमध्य सागरीय कृषि जो है वह एक व्यापारिक कृषि है। इसके महत्व को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। इसका जो महत्व है वो नीचे जो हम लिखे हुए हैं इससे समझा जा सकता है। चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला आपका है यह अति विशिष्ट प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है। जो भूमध्य सागरीय कृषि जो होती है वह एक वाणिज्यिक कृषि होती है। ठीक है, दूसरा नंबर में लिखेंगे अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। जो अंगूर की जो कृषि जो होती है वह भूमध्य सागरीय कृषि की क्या होती है, विशेषता होती है। जो यहाँ पर अंगूर जो होता है, जो अच्छे क्वालिटी का अंगूर होता है उसका उपयोग मदिरा बनाने में होता है। और जो निम्न कोटि का जो अंगूर होता है उसे सुखाकर मुनक्का बनाया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे उच्च गुणवत्ता वाले अंगूर की, देखिए वही बात है, उच्च गुणवत्ता वाले अंगूर की मदिरा और निम्न श्रेणी के अंगूर को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। जो भी हम बताया है वही है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे अंजीर एवं जैतून भी यहाँ उत्पन्न होता है। अब देखिए भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत अंजीर की खेती एवं जैतून यहाँ से ही उत्पन्न होती है। अब आपसे यह भी पूछ सकता है कि भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत उपजने वाले किन्हीं 3 के नाम लिखे, तो आप लोग लिख सकते हैं अंगूर लिखिएगा, उसके बाद अंजीर लिख सकते हैं, उसके बाद जैतून लिख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि अंगूर की कृषि किस कृषि से संबंधित है, तो किससे, भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। याद रखिए क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर पूछे, आप लोग इस प्रकार तैयार रहिए कि सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे, जब यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है तो इसी क्षेत्र से पूर्ति होती है। जब यूरोप और अमेरिका में फल एवं सब्जियों की मांग होती है तो यही भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र से उसकी पूर्ति की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के 4 तांबा उत्पादक केंद्रों के नाम लिखें। अब देखिए भारत के 4 तांबा उत्पादक केंद्रों के नाम लिखना है, तो लिखेंगे भारत के 4 तांबा उत्पादक केंद्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उत्तराखंड है। भारत में तांबा उत्पादक केंद्र कहाँ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, झारखंड में है और उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्र के नाम लिखे। अब सूती वस्त्र उद्योग का वहां पर था मुंबई में, अब यहाँ पर है पूरे भारत में। पिछला जो क्वेश्चन कराया वहां पर था मुंबई के प्रमुख सूती वस्त्र केंद्रों के नाम लिखे, लेकिन यहाँ पर है भारत के 4 प्रमुख। अब पूरे भारत का लिखना है, तो लिखेंगे भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई, हैदराबाद, सूरत और सोलापुर है। कहाँ कहाँ है, मुंबई, कहाँ पर है, मुंबई है, हैदराबाद है, सूरत है और सोलापुर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम लिखे। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पूरे भारत में कोई 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम लिखना है, ठीक है। लिखेंगे भारत के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम निम्नलिखित है। बहुत सारा है। पहला लिखेंगे गया विमान क्षेत्र बिहार, बिहार के जो गया में जो है तो उसी का लिखेंगे गया विमान क्षेत्र। दूसरा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र जो कि कहाँ पर है, नई दिल्ली है। उसके बाद लिख सकते हैं, तीसरा लिख सकते हैं जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पर है, पटना में। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि पटना में है। 3 का नाम हम बताए, 2 का नाम अब आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्र के नाम लिखे। जो आर्थिक भूगोल जो होता है उसी आर्थिक भूगोल के कोई 2 उपक्षेत्र का नाम लिखना है। तो लिखेंगे आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र वाणिज्यिक भूगोल एवं कृषि भूगोल है। कौन कौन है, वाणिज्यिक भूगोल एवं कृषि भूगोल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। पीछे ही बताया है, इस क्वेश्चन को पीछे करवाया है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये डबल टाइपिंग हो चुका है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर मार्ग के महत्व का वर्णन करें। जो इंटरनेशनल जो व्यापार होता है उसमें स्वेज नहर का क्या योगदान है, ठीक है। उस स्वेज नहर के योगदान के बारे में बताना है। अब सबसे पहले हम लोग को मालूम करना होगा कि स्वेज नहर कहाँ से कहाँ तक है। तो स्वेज नहर जो होता है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि भूमध्य सागर किसको किससे जोड़ता है, तो भूमध्य सागर जो स्वेज नहर जो होता है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है। तो लिखेंगे स्वेज नहर मार्ग भूमध्य सागर तथा लाल सागर को मिलाता है। मतलब स्वेज नहर मार्ग जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यह मार्ग पुरानी दुनिया के मध्य से होकर जाता है। यह जो रास्ता है जो पुरानी दुनिया था, पुरानी दुनिया के मध्य से होकर जाता है। अतः इसका विश्व के अधिकतर भागों में संपर्क है। इसका जो विश्व के जो मैक्सिमम भागों में इसका संपर्क है। इससे विश्व का लगभग 15% व्यापार होता है। यह जो स्वेज नहर है इससे विश्व का 15% क्या होता है, इस मार्ग से व्यापार होता है। यह नहर यूरोप के औद्योगिक तथा एशिया के विकासशील देशों के मध्य संपर्क स्थापित करता है। यह जो नहर है यह यूरोप के जो औद्योगिक क्षेत्र है तथा एशिया के विकासशील देशों के मध्य के बीच में क्या करता है, संपर्क को स्थापित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसी में आगे लिखेंगे इस नहर के निर्माण से पहले यूरोप से एशिया आने वाले जहाजों को दक्षिण कैप गुड होप से होकर गुजरना पड़ता था। जब स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था तो इससे पहले यूरोप से जिसको एशिया आना होता था, यूरोप से जो एशिया आने वाला जो जहाज होता था उसे दक्षिण केप ऑफ गुड से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन जब से यह रास्ता बन गया है तब यह उत्तर पश्चिमी यूरोप और एशिया के बीच की दूरी 8000 किलोमीटर कम गई है। जब से स्वेज नहर का निर्माण हो गया है तब से उत्तर पश्चिम यूरोप और एशिया के जो बीच की जो दूरी था वो 8000 किलोमीटर की दूरी कम गई है। इस नहर का सबसे अधिक अधिक लाभ ग्रेट ब्रिटेन को हुआ है। यह जो नहर है स्वेज नहर का सबसे अधिक लाभ किसको हुआ है, ग्रेट ब्रिटेन को हुआ है। क्योंकि इसके निर्माण से ग्रेट ब्रिटेन का संबंध भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड आदि से सुविधाजनक हो गया है, ठीक है। यह नहर 168 किलोमीटर लंबा तथा 365 मीटर चौड़ा है। यह जो स्वेज मार्ग है यह 168 किलोमीटर लंबा और 365 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दो पारा महाद्वीपीय रेल मार्ग के नाम बताएं। जो 2 पार महाद्वीपीय है उसका नाम बताना है। तो इससे पहले क्वेश्चन हम क्या करवाए थे, इससे पहले एक हम क्वेश्चन पीछे करवाए थे। इसमें लिखेंगे पार साइबेरियन मार्ग और ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ठीक है। 2 नाम इसका यही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पृष्ठ प्रदेश से आप क्या समझते हैं। पृष्ठ प्रदेश जो है, पृष्ठ प्रदेश से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे किसी निश्चित भूभाग का वह प्रदेश जहां जलवायु वन एवं जीव में अनुकूल समानता हो तो वह पृष्ठ प्रदेश कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है चतुर्थक क्रियाकलापों का वर्णन करें। चतुर्थक क्रियाकलाप का वर्णन करें तो लिखेंगे चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत सेवा क्षेत्र की उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो मुख्यतः अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होती है, जैसे ज्ञान की कुशलता एवं दक्षता इसकी गुणात्मक को दर्शाती है। पहला क्या है, चतुर्थक क्रियाकलाप वे व्यापारिक क्रिया होती है जो अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होती है। इससे सूचना का उत्पादन, संग्रहण, विशिष्ट तकनीकी ज्ञान की कुशलता, रंगमंच लेखन एवं उच्च प्रशासनिक दक्षता से संबंधित कार्य को शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं और 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे चतुर्थक क्रियाकलाप में संकलन श्रमिक को गुलाबी कॉलर कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चतुर्थक क्रियाकलाप में किसे बोला जाता है? गुलाबी कॉलर बोला जाता है। आगे लिखेंगे चतुर्थक क्रियाकलाप को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसी के साथ हम लोग का आज का क्लास क्या हुआ, समाप्त हुआ। आप एग्जाम देने जाने से पहले इस क्लास को जरूर देख लें। अगर क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।